नमस्कार दोस्तों, आज दिन बुधवार 20 मई 2020 की ताज़ा खबरें आपको बता दें। दोस्तों, अम्फान पड़ा कमज़ोर, पश्चिम बंगाल के तट से आज टकराएगा। ओडिशा व पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में सबसे अधिक नुकसान का अनुमान। दोस्तों, चक्रवर्ती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन से बेहद गंभीर तूफान में बदलते हुए बुधवार को दोपहर से शाम के बीच पश्चिमी बंगाल के दीघा तट से टकराएगा। इस दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तेज बारिश होगी। भारी तबाही की आशंका के बीच बंगाल के तटीय इलाकों से 3 लाख लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान से होने वाला नुकसान पिछले तूफान बुलबुल की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। पिछले साल 9 नवंबर को आए चक्रवर्ती तूफान बुलबुल से 41 लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को चक्रवर्ती तूफान अम्फान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने राज्यों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारतीय वायुसेना ने 3 बड़ी खरीद परियोजनाओं को टाल दिया है। दोस्तों, एक और नई खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भारत में सब तरह की स्वतंत्रता तभी तक सुरक्षित है जब तक सत्ता के सामने पत्रकार किसी बदले की कार्रवाई का भय माने बिना अपनी बात कह सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर मीडिया को बोलने की इजाज़त न हो तो नागरिक स्वतंत्र नहीं हो सकते। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पत्रकारों को बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 19A के तहत मिले अधिकार उच्च स्तर के हैं, लेकिन ये असीम नहीं है। दोस्तों, एक और नई खबर आई है। आपको बता दें, पाकिस्तान की नापाक हरकत थम नहीं रही, फिर बरसाए गोले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सोमवार रात करीब 11:45 से मंगलवार सुबह 5 बजे तक लगातार गोलाबारी की। पाकिस्तानी चिनाब रेंजर्स के सैनिकों ने पप्पू चेक पोस्ट से गोलाबारी का सीमा सुरक्षा बल की चांदबा पोस्ट को निशाना बनाते हुए 148 राउंड फायर किए। दोस्तों, एक और नई खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल एक्ट लागू होने से बौखलाया पाकिस्तान। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मंगलवार को नया डोमिसाइल एक्ट लागू होने से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का यह कदम जम्मू कश्मीर की आबादी को बदलने के लिए है। डोमिसाइल एक्ट पूरी तरह गैरकानूनी है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समझौते का खुला उल्लंघन है। नए डोमिसाइल नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 साल रहा है और 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा यहाँ के किसी संस्थान से पास कर चुका है तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी कहलाने का हकदार होगा। दोस्तों, आपको एक और ताज़ा खबर बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा WHO की फंडिंग हमेशा के लिए रोक देंगे। दोस्तों, इस मामले में हम आपको बता देते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन 30 दिनों में चीन के शिकंजे से बाहर नहीं निकलता है तो अमेरिका उसकी फंडिंग हमेशा के लिए बंद कर देगा। इतना ही नहीं, वह WHO की सदस्यता से हटने पर भी विचार करेगा। चीन ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए ट्रंप की धमकी को दूसरों पर अपनी अक्षमता लादने की कोशिश का आरोप लगाया है। दोस्तों, आपको एक और खबर बता दें, गैस लीक मामले में NGT के फैसले में दखल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापट्टनम गैस लीक कांड में NGT के आदेश में LG पॉलीमर कंपनी को राहत देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, आपको ताज़ा खबर एक और बता दें कि पाकिस्तान में 24 घंटों में 1841 नए मामले। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 1841 नए मामले और 36 मौतें हुई हैं। इस बीच पाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा शॉपिंग मॉल और बाजारों को खोलने से संक्रमण के इन नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 939 पहुँच गया है। दोस्तों, महामारी से प्रभावित न्यूयॉर्क सिटी जून की पहली छमाही के आसपास आंशिक रूप से खुलने की संभावना है। दोस्तों, एक और ताज़ा खबर मिली है। रूस ब्राज़ील में लगातार मरीज मिलने से वैश्विक चिंता बढ़ी। दुनिया में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 49,24,208। अब तक 3,20,807 लोगों की जान जा चुकी है। रूस और ब्राज़ील में कोरोना वायरस के संक्रमित बढ़ने से वैश्विक चिंता बढ़ गई है। दोनों देश अमेरिका के बाद सबसे प्रभावित देशों में शामिल हैं। रूस में मंगलवार को 9,263 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में करीब 3 लाख लोग संक्रमित हैं। इस बीच दुनिया में कुल संक्रमितों की संख्या 49,24,208 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,20,807 हो गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका में 24 घंटे में 1,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। फ्रांस, जर्मनी में भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। दोस्तों, आपको बता दें, संभल जिले के बेदुई क्षेत्र के
गांव फतेहपुर समसोई में मनरेगा के तहत चक्रोड निकालने को लेकर हुए विवाद में सपा नेता छोटेलाल दिवाकर और उनके बेटे सुनील की लाइसेंसी राइफलों से गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक छोटेलाल के बेटे सचिन की तहरीर पर पुलिस ने पिता पुत्र समेत 6 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बेजोई के गांव फतेहपुर समसोई निवासी छोटेलाल दिवाकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनकी पत्नी कमलेश ग्राम प्रधान हैं। मंगलवार को सुबह करीब 7:30 बजे छोटेलाल दिवाकर अपने बेटे सुनील के साथ निर्माण कार्य को देखने गए थे। इसी दौरान जितेंद्र शर्मा अपने बेटे शर्मेंद्र, रिश्ते के भाई उपेंद्र आदि के साथ लाइसेंसी राइफल लेकर मौके पर पहुंच गए। जितेंद्र शर्मा और उनके साथ गए लोगों ने मिट्टी उठाने का काम रुकवा दिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज हो गई। इसके बाद जितेंद्र शर्मा ने राइफल से गोली चला दी जो छोटेलाल दिवाकर के सीने के पार हो गई। तुरंत बाद जितेंद्र के बेटे शर्मेंद्र ने भी छोटेलाल के बेटे सुनील को गोली मार दी। गोली लगते ही पिता पुत्र जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मामले में जितेंद्र शर्मा पक्ष के गजेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह को भी षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लिया घटना का संज्ञान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने घटना का संज्ञान लिया और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से फोन पर बातचीत की। संभल के पुलिस अधीक्षक से भी उन्होंने घटना की जानकारी ली। एक और बड़ी ताज़ी खबर आई है। यदि घर 200 गज का होगा और एसी लगी होगी तो कार्ड धारक अपात्र घोषित होंगे। शासन के आदेश पर राशन कार्ड धारकों का जिला संभल में सर्वे किया जा रहा है। इसमें अपात्र कार्ड धारकों का कार्ड निरस्त किया जा रहा है, जबकि जो लोग पात्र हैं उनके कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंगलवार को नगर पालिका के कर्मचारियों ने कार्ड धारकों का सर्वे किया। सराय तरीन निवासी एक महिला का मकान 200 गज का मिला है, वहीं दूसरी महिला के घर में एसी लगी हुई है। नगर पालिका की टीम ने दोनों ही कार्ड धारकों को अपात्र घोषित कर दिया। इनके कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको एक और नई खबर बता देते हैं। संभल जिले के लिए मंगलवार का दिन कोरोना के मामले में राहत भर रहा। कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं निकला है। राहत भरी खबर यह है कि नई सराय का बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस आ गया है। वह मुरादाबाद के TMU में कोरोना संक्रमित होने के बाद उपचार करा रहा था। 14 दिन के भीतर उसका 2 बार कोरोना टेस्ट हुआ और दोनों बार वह नेगेटिव आया। दोस्तों, ताज़ा खबर के अनुसार नरोली में बाहर से आए 5 युवाओं को किया गया क्वारंटीन। मंगलवार को नरोली कस्बे में 3 स्थानों से 5 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दोस्तों, एक और नई खबर है। कोरोना के खात्मे को हवन किया गया। चंदोसी के पार्थ हॉस्पिटल की टीम ने कोरोना वायरस को भारत से भगाने के उद्देश्य से सीता रोड स्थित श्री रघुनाथ आश्रम पर हवन का आयोजन किया। हवन में कोरोना को जड़ से समाप्त करने की आहुति दी गई। हृदय अग्रवाल ने बताया कि यज्ञ हवन से समाज व वातावरण में शुद्धता होती है। डॉक्टर विदेश ने अपनी टीम के साथ ईश्वर से कोरोना को जड़ से समाप्त करने की प्रार्थना की। दोस्तों, ताज़ा खबर के अनुसार ट्रिपिंग से परेशान किसानों ने बिजली उपकेंद्र पर पहुंच फीडर बंद किए। संभल के भवानीपुर उपकेंद्र पर किसानों ने हंगामा किया है। ये हंगामा बिजली समस्या को लेकर किया गया। आक्रोशित किसानों ने उपकेंद्र के सभी फीडर बंद कर दिए और समस्या के समाधान की मांग उठाई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया है। दोस्तों, एक और नई खबर है। महाराष्ट्र से मुरादाबाद ट्रक में जा रहे प्रवासियों मजदूरों को रोका। महाराष्ट्र के जिला सितारा थाना कराड़ से 6 दिन का सफर तय करके ट्रक में सवार होकर मुरादाबाद एवं बिजनौर जा रहे 49 प्रवासी मजदूरों को नरोरा गंगा नदी बॉर्डर पर रोक दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, समस्याओं के साथ कोरोना का खौफ भी। अलीगढ़ में दवा और सराफा कारोबारी की कोरोना से मौत व कई कारोबारियों के संक्रमण की चपेट में आने के असर से शासन प्रशासन की कोशिशों के बावजूद कारखाने स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के सीमित साधनों, श्रमिकों की कमी, मांग की कमी का असर तो पड़ा ही है, पर कोरोना का खौफ भी बड़ी वजह है। दोस्तों, एक और ताज़ा खबर है। LPU की अनूठी पहल, घर बैठे प्रवेश परीक्षा नेस्ट दे सकेंगे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हर साल देश के विभिन्न केंद्रों पर अप्रैल में होने वाली प्रवेश परीक्षा LPU नेस्ट को कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर मई 2020 महीने तक के लिए टाल दिया गया था। अब LPU नेस्ट को केंद्रों में आयोजित करने के बजाय विद्यार्थियों को अपने घरों से इस ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह अनूठी पहल विद्यार्थियों को बिना डर टेस्ट में बैठने में मदद करेगी। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि टेस्ट में विद्यार्थी किसी गलत साधन का उपयोग न कर सकें, एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण का उपयोग किया जाना है। दोस्तों, ताज़ा खबर के अनुसार दुकान से शराब चोरी करने में 2 लोग गिरफ्तार। रामपुर जिले के
तहसील क्षेत्र में शराब की दुकान से 28 पेटियां चोरी कर ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। दोस्तों एक और ताज़ा खबर आपको बता दें, क्लेट के लिए 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। परीक्षा से 21 दिन पहले छात्रों को मिलेगी जानकारी। देश की सभी लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2020 क्लेट में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 1 जुलाई के बाद क्लेट 2020 परीक्षा की तारीख जारी होगी। परीक्षा से 21 दिन पहले छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों ताज़ा नई खबर के अनुसार बस्ती में वायरस का विस्फोट, एक साथ 50 प्रवासी निकले संक्रमित। प्रदेश में 149 श्रमिक नए मरीज, अब तक 674 प्रवासियों के प्रवेश ने प्रदेश को बड़े खतरे के मुहाने पर पहुंचा दिया है। मंगलवार को बस्ती जिले में एक साथ 50 संक्रमित मरीज मिले हैं। सभी प्रवासी श्रमिक हैं। मुंबई और सूरत से बस बुक कराकर 78 लोग 14 और 16 मई को बस्ती पहुंचे थे। सभी को क्वारंटीन कर जांच के लिए नमूना भेज दिया गया था। इनमें से 50 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 27 की रिपोर्ट नेगेटिव है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने से खलबली मच गई है। ये अब तक किसी भी जिले में एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। रामपुर में प्रवासी श्रमिकों में वायरस मिलने का सिलसिला नहीं थमा है। 13 और मजदूरों में संक्रमण मिला है। ये सभी अन्य राज्यों से रामपुर पहुँचे हैं। दोस्तों आपको बता दें, एक और श्रमिक महिला ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म। चेन्नई से अयोध्या जा रही श्रमिक एक्सप्रेस में सवार गर्भवती नीलम पत्नी धर्मेंद्र ने सोमवार की रात चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन में सवार दूसरी महिलाओं ने प्रसव कराया। ट्रेन के झांसी स्टेशन आने पर स्वास्थ्य टीम ने जच्चा बच्चा की जांच की। जांच में दोनों के स्वस्थ मिलने पर उनको आगे यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। दोस्तों ताज़ा खबर के अनुसार बेनामा के लिए जरूरी नहीं है पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संपत्ति के पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि संपत्ति के पंजीकरण के लिए गैर पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक व्यक्ति भी उतना ही अधिकृत है जितना पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होता है। यदि उस पर किसी प्रकार के फ्रॉड करने का आरोप साबित नहीं है तो पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण न होना बेनामा कराने की राह में रोड़ा नहीं है। दोस्तों एक और ताज़ा खबर है, झांसी में मुंबई से भूखे आए मजदूरों ने प्लेटफार्म पर लूटे चिप्स के पैकेट। रेलवे स्टेशन पर मुंबई से भूखे आ रहे श्रमिक एक्सप्रेस में सवार मजदूरों ने चिप्स के पैकेटों को लूट लिया। इससे प्लेटफार्म पर भगदड़ मच गई। आरपीएफ ने चिप्स के पैकेटों को बचाने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस घटना से ट्रेन में सवार दूसरे श्रमिक मुंह ताकते रह गए। वीडियो वायरल होने पर यह मामला चर्चा में आ गया। सोमवार की दोपहर के वक्त प्लेटफार्म 2 पर मुंबई के पनवेल से बस्ती जा रही श्रमिक एक्सप्रेस आकर रुकी। ट्रेन के रुकने के बाद IRCTC के कर्मचारी एक ठेले पर चिप्स के पैकेट व पानी की बोतल डिब्बों में रखकर श्रमिकों को बांटने के लिए ले जा रहे थे। भूख से बेहाल कुछ मजदूर कोचों से उतरे और उन्होंने चिप्स के पैकेटों पर झपट्टा मारकर उनको लूटना शुरू कर दिया। इससे प्लेटफार्म पर भगदड़ मच गई। जिसके हाथ जितने पैकेट आए वे उनको लेकर कोच में घुस गया। ये सब कारण भूख से बुखलाए होने का था। दोस्तों आपको बता दें, दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने शुरुआत में कोरोना रोग को गंभीरता से नहीं लिया, फिर अचानक संक्रमण फैला तो हालात संभल नहीं पाए। दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार रूस का हाल भी ऐसा ही है। अप्रैल मध्य तक बेफिक्र रहे रूस में पिछले दिनों हर रोज 10,000 से ज़्यादा संक्रमित सामने आने लगे तो तैयारियों की पोल खुल गई। अब बेकाबू हालात का सबसे ज़्यादा खामियाजा चिकित्सा कर्मियों को भुगतना पड़ा है। आलम यह है कि अस्पतालों में न सिर्फ डॉक्टरों नर्सों की भारी कमी हो गई है बल्कि उन्हें PPE किट और अन्य मेडिकल उपकरण भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर जिंदगी दांव पर लगाकर मजबूरन काम कर रहे हैं। कुछ अस्पतालों में तो करीब पूरा स्टाफ ही संक्रमित हो गया है। विरोध करने वाले चिकित्सा कर्मी की आवाज़ दबाई जा रही है। कुछ की तो रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई है। इसके बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों के हालात में सुधार नहीं आया है। बता दें दोस्तों आपको बता दें, कोरोना को फैलने से रोकने में आर्द्र जलवायु और गर्मियों का मौसम भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सकता है। जनरल साइंस में प्रकाशित शोध के निष्कर्षों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस महामारी के प्रकोप की अधिक आर्द्र जलवायु में होने के बाद तेजी से संक्रमण की संभावना अधिक है। साथ ही गर्मियों का उच्च तापमान भी इससे संक्रमण को सीमित नहीं कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें, कृषि पर निर्भर राज्यों में राहत। कृषि आधारित आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की हालत थोड़ी बेहतर है क्योंकि इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। बांद्रा में उमड़ी प्रवासियों की भीड़, पुलिस ने फटकारी लाठियां। आर्थिक राजधानी मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर मंगलवार को सैकड़ों मजदूर उमड़ पड़े। मजदूरों की भीड़ से अव्यवस्था की स्थिति हो गई। पुलिस ने लाठियां फटकार कर हालात को संभाला। रेल अधिकारियों ने बताया कि बांद्रा से पूर्णिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन को पहले से पंजीकरण करा चुके लोगों को जाना था। इसी बीच वो लोग भी जुट गए जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया था। दोपहर 12 बजे पहले से पंजीकरण करा चुके 1700 लोगों को घर के लिए रवाना किया गया। इसी
तरह कर्नाटक से यूपी, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों के लिए 10 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के साथ रवाना हुई। 20 लाख मजदूर पहुंचाए गए घर। लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए रेलवे ने अब तक 1565 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाई हैं। पहले एक ट्रेन से 1200 लोगों को भेजा जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 1700 कर दिया गया है। मंगलवार को रेलवे ने बताया कि अब तक 20 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाया जा चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, केरल से पैदल आ रहे मजदूरों को रोका। कामकाज बंद होने और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम न होने के कारण रेलवे ट्रैक पर पैदल ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए निकले 100 से अधिक मजदूरों को रेलवे पुलिस ने रास्ते में रोक दिया है। सभी को कैंप में रखा गया है। रेलवे पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर बल्लापट्टनम के पास रेल पटरी पर दिखे थे, जो अपने सिर पर अपना सामान लादे चले रहे थे। मजदूर कैंप में जाने को तैयार नहीं थे और वे घर जाने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें कैंप तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको बता दें, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए बसों पर सियासी महाभारत दूसरे दिन भी जारी रहा। सरकार और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ चिट्ठियों का दौर दिन भर चला, लेकिन बसें यूपी में प्रवेश नहीं कर पाईं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बसें यूपी की सीमा पर हैं, प्रशासन अंदर नहीं घुसने दे रहा है। वहीं यूपी सरकार ने कहा कि सूची में ऑटो, एम्बुलेंस, ट्रक और निजी कार के नंबर हैं। इस पर कांग्रेस ने मौके पर आकर बसें देखने की चुनौती दी। इन सब के बीच बेबस मजदूर या तो पैदल घर जाने को मजबूर हैं या मदद के लिए भटक रहे हैं। दरअसल 16 मई को प्रियंका ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 1000 बसें देने की पेशकश की थी। दोस्तों, आपको बता दें, 18 साल पुराने घोटाले में 2 पूर्व मेजर जनरल पर एफआईआर। सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा मामले में सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई ने 18 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पूर्व मेजर जनरल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये मामला सर्वे ऑफ इंडिया की ग्रुप सी व ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में 44 अभ्यर्थियों को गलत तरीके से चुन लिया जाने के कारण परीक्षा पास करने वालों को फेल घोषित कर दिया गया था। इस मामले में सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तत्कालीन निदेशक ब्रिगेडियर एम.बी. भाट और तत्कालीन उप निदेशक ब्रिगेडियर KRM बाबजी राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अधिकारी मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह मामला 2002 में ग्रुप डी व ग्रुप सी की सीमित विभागीय परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं से अंकों को संकलित करने के दौरान गड़बड़ी की गई थी। सीबीआई के अनुसार आरोपी अफसरों ने चहेते उम्मीदवारों की मदद के लिए उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर की थी। दोस्तों, आपको एक और ताज़ा खबर बता दें, कार्यस्थलों पर थूकना अब दंडनीय अपराध होगा, जुर्माना भी लगेगा। कार्यस्थलों पर थूकना अब दंडनीय अपराध होगा, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी कर निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। दोस्तों, आपको बता दें, 1 जून से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेनें। जल्द शुरू होगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। सड़क परिवहन को मिली छूट के बाद अब यात्रियों के लिए रेलवे से भी अच्छी खबर है। 1 जून से 200 नॉन एसी यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी और इनके लिए जल्द ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इन ट्रेनों में नॉन एसी द्वितीय श्रेणी की बोगियां होंगी। श्रमिक भी इन ट्रेनों से यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने अपील की है कि जो श्रमिक रास्ते में हैं उन्हें राज्य सरकारें मेन लाइन रेलवे स्टेशन के नज़दीक पंजीकृत करें। एक सूची तैयार कर रेलवे को दें, जिससे उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जा सके। श्रमिक ट्रेनों के लिए नहीं चाहिए राज्यों की अनुमति। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए अब राज्यों से अनुमति नहीं लेनी होगी। इनका ठहराव रेल मंत्रालय तय करेगा और ज़्यादा स्थानों पर रुकना सुनिश्चित करेगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य नोडल अफसर तैनात करें। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए रेल मंत्रालय गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद अनुमति देगा। दोस्तों, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे ताज़ा खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही आपका हम पर एहसान होगा। जब आप हमारे ताज़ा खबर चैनल को शेयर करेंगे, तभी हमें अपनी मेहनत का फल मिल पाएगा। हमारी सफलता आपकी सफलता होगी। धन्यवाद।